स्वागत है। आज हम एक छोटी सी सिक्के जैसी चीज के अंदर छिपे एक बहुत बड़े राज को समझने की कोशिश करेंगे। मरकरी बैटरी। हम्म। मतलब एक ऐसी बैटरी के बारे में सोचिए जो कभी थकती नहीं, कभी धीमी नहीं पड़ती। बिल्कुल। वो अपनी आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करती है और फिर अचानक एक पल में बस रुक जाती है। हमारे हाथ कुछ पुराने तकनीकी दस्तावेज और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स लगे हैं जो इस छोटी सी बैटरी की पूरी कहानी बताते हैं। जी। और हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। आखिर इस बैटरी के अंदर ऐसा कौन सा जादू होता है कि ये अपना वोल्टेज अंत तक स्थिर बनाए रखती है। यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। तो चलिए इस छोटे से पावर हाउस के डिजाइन और इसकी केमिस्ट्री की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सोर्स में इसे सेकेंडरी ड्राई सेल कहा गया है। यह सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पर इसे तोड़कर समझना आसान है। चलिए तो इन्हें आसान बनाते हैं। ड्राई सेल का मतलब तो शायद यही होगा कि ये सूखी है, मतलब इसमें कुछ बहने वाला नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ड्राई सेल का सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट यानी वो केमिकल जो आयनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एकदम सही। तो वो लिक्विड नहीं बल्कि एक गाढ़ा पेस्ट होता है। अच्छा। इससे लीक होने का कोई खतरा नहीं रहता, जो इसे छोटे और नाजुक उपकरणों के लिए एकदम सही बनाता है। समझ गई, तो ये लीक प्रूफ है। लेकिन सेकेंडरी का क्या मतलब, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विज्ञान की भाषा में सेकेंडरी का मतलब होता है रिचार्जेबल। रिचार्जेबल। हाँ, यानी इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन बिजली पैदा करता है उसे बाहर से बिजली देकर उल्टा भी किया जा सकता है। अच्छा। इससे सेल को बार बार चार्ज करके इस्तेमाल करना मुमकिन हो जाता है। इसके उलट प्राइमरी सेल होते होंगे, जैसे हमारे टीवी रिमोट वाले सेल। बिल्कुल, वो एक बार खत्म हुए तो उन्हें फेंकना पड़ता है। तो ये एक रिचार्जेबल लीक प्रूफ बैटरी है, पर असली जादू तो इसके अंदर के सामान में होगा। आखिर इसमें ऐसा क्या भरा है जो इसे इतना खास बनाता है? हमारे नोट्स में 3 मुख्य चीजों का जिक्र है: एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, किसी भी बैटरी का दिल यही 3 चीजें होती हैं। मरकरी सेल में जो एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल है जी। वो जिंक का बना होता है, लेकिन ये सिर्फ जिंक नहीं है। अच्छा। इसे पारे यानी मरकरी के साथ मिलाकर एक अलॉय बनाया जाता है, जिसे जिंक अमलगम कहते हैं। एकदम सही। एक मिनट, जिंक के साथ पारा क्यों मिलाया जाता है? जिंक तो अपने आप में काफी रिएक्टिव धातु है। यही तो इसकी इंजीनियरिंग का कमाल है। बताइए। जिंक को पारे के साथ इसलिए मिलाया जाता है ताकि जिंक ज्यादा अनुशासित तरीके से काम करे। यूं समझें कि पारा जिंक की सतह पर होने वाली फालतू की केमिकल क्रियाओं को रोक देता है, जिससे ऊर्जा बर्बाद होती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ओह, तो ये गैस बनने से भी रोकता है। हाँ, ये एक तरह से जिंक को सिर्फ अपने मुख्य काम पर फोकस करने में मदद करता है। वाह, मतलब पारे का काम जिंक को भटकने से रोकना है। और इसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी कैथोड? कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का एक पेस्ट होता है। इसमें मुख्य खिलाड़ी कौन है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड कार्बन बस बिजली के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करता है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाता है। और इन दोनों सिरों को जोड़ने वाला पुल यानी इलेक्ट्रोलाइट, वो किस चीज का बना है? वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का एक बहुत गाढ़ा क्षारीय मतलब एल्कलाइन पेस्ट है। जी। ये पेस्ट आयनों के लिए एक हाईवे की तरह काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को सीधे रास्ते से जाने से रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहरी सर्किट से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यानी हमारी घड़ी या मशीन से होकर, और इसी से डिवाइस को पावर मिलती है। और ये सब मिलकर कितना वोल्टेज पैदा करते हैं? 1.35 वोल्ट का एक बेहद स्थिर वोल्टेज। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी हैं। पर अब असली सवाल पर आते हैं। ये सब मिलकर वो कमाल कैसे करते हैं? वो कभी ना थकने वाली स्थिर 1.35 वोल्ट की पावर आखिर बनती कैसे है? मुझे लगता है कि राज इनके आपसी रिएक्शन में ही छिपा है। बिल्कुल, इसकी पूरी प्रक्रिया एक खूबसूरत डांस की तरह है जो 2 हिस्सों में होती है। 2 हिस्सों में? हाँ, एक एनोड पर और दूसरा कैथोड पर। इसे कहानी की तरह समझते हैं। अच्छा। एनोड पर जो जिंक अमलगम है वो एक दानी की तरह काम करता है। अच्छा। वो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयनों से मिलता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और खुद जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। अच्छा, तो जिंक अपनी कुर्बानी देकर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और यही इलेक्ट्रॉन हमारी मशीन को चलाने के लिए सर्किट में दौड़ते हैं। एकदम। तो फिर कैथोड पर क्या होता है? जाहिर है वो इन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ता होगा। एकदम सही। कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैठा इंतजार करा होता है। जैसे ही
सर्किट से घूमकर वो 2 इलेक्ट्रॉन उस तक पहुंचते हैं। वो उन्हें पानी के साथ मिलकर पकड़ लेता है। और फिर इस प्रक्रिया में वो खुद टूटकर शुद्ध तरल पारे मतलब लिक्विड मरकरी में बदल जाता है और साथ ही हाइड्रोक्साइड आयन वापस बना देता है। 1 मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है ना? मतलब एनोड पर जितने हाइड्रोक्साइड आयन इस्तेमाल हुए थे उतने ही कैथोड पर वापस बन गए। जी हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में कोई बदलाव ही नहीं होता? आपने उस रहस्य की नब्ज पकड़ ली है जिसके चारों ओर ये पूरी बातचीत घूम रही है। सच में? हाँ, यही इस बैटरी के डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी है। इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक माध्यम का काम करता है, वो खुद खर्च नहीं होता। मतलब एक रेफरी की तरह? क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। वो एक रेफरी की तरह है जो मैच में शामिल तो है लेकिन मैच खत्म होने पर भी वैसा का वैसा ही रहता है। वाह! तो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बदलता नहीं, बैटरी का पोटेंशियल यानी उसका वोल्टेज भी नहीं गिरता। बिल्कुल नहीं गिरता। ये तो कमाल की बात है। मतलब जब हम दूसरी बैटरियों को देखते हैं, जैसे पुरानी टॉर्च में लगी बैटरी, जी। तो उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन मर्क्यूरी बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं होता। उसका पावर ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो अंत तक 1.35 वोल्ट पर बनी रहती है और फिर जब जिंक या मर्क्यूरिक ऑक्साइड खत्म हो जाता है तो वो रेखा सीधी नीचे गिर जाती है, शून्य पर। वाह! ये एक मैराथन धावक की तरह है जो शुरू से लेकर अंत तक एक ही रफ्तार से दौड़ता है और फिनिशिंग लाइन पर आके ही रुकता है, जबकि दूसरी बैटरियां धीरे धीरे थक जाती हैं। और यही गुण इसे उन उपकरणों के लिए अनमोल बना देता है जहां वोल्टेज में जरा सा भी उतार चढ़ाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे याद है बचपन में मेरी घड़ी की बैटरी जब खत्म होती थी तो उसकी सुई धीरे धीरे नहीं चलती थी, वो बस अचानक एक जगह जम जाती थी। शायद उसमें भी मर्क्यूरी बैटरी ही रही होगी। बहुत हद तक संभव है। यही इसकी पहचान थी, भरोसेमंद और सटीक प्रदर्शन अंत तक। तो ये छोटी, शक्तिशाली और स्थिर बैटरी वास्तव में कहाँ इस्तेमाल होती थी? ये जानना दिलचस्प होगा कि ये तकनीक असल दुनिया में कहाँ सबसे ज्यादा काम आई। सोर्स के अनुसार इसका सबसे ज्यादा उपयोग उन छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता था जहां जगह की कमी थी। लेकिन पावर की जरूरत लगातार और बेहद भरोसेमंद होनी चाहिए थी। बिल्कुल, जैसे कि सुनने की मशीनें यानी हेयरिंग एड्स। अच्छा, हियरिंग एड्स। हाँ, सोचिए अगर हेयरिंग एड की बैटरी का वोल्टेज कम ज्यादा हो तो आवाज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। हाँ, आवाज कभी तेज तो कभी धीमी सुनाई देगी। सही कहा। मर्करी सेल इस समस्या को जड़ से खत्म कर देता था। और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का तो हम जिक्र कर ही चुके हैं। अगर घड़ी का वोल्टेज गिरा तो वो समय ही गलत बताने लगेगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है इसका सबसे गंभीर इस्तेमाल कहीं और होता होगा। हाँ, और वो है जीवन रक्षक उपकरणों में, खासतौर पर पुराने पेसमेकर्स में। पेसमेकर्स में? जी, पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर पेसमेकर को पावर देने वाली बैटरी का वोल्टेज अचानक गिरने लगे तो क्या होगा? दिल की धड़कन की लय बिगड़ सकती है। ये तो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए पेसमेकर में मरकरी सेल का इस्तेमाल सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत थी। उसकी ये खूबी कि वो अंत तक एक स्थिर वोल्टेज देता है, इसे जीवन रक्षक बनाती थी। डॉक्टर्स को पता होता था कि ये बैटरी इतने समय तक बिल्कुल सही चलेगी और फिर उन्हें इसे बदलना होगा। मतलब कोई अनिश्चितता नहीं थी। कोई अनिश्चितता नहीं। ये छोटी सी बैटरी सचमुच में लोगों की धड़कनों को संभाल रही थी। ये सोचना ही हैरत में डालता है कि एक सिक्के के आकार की बैटरी के अंदर चल रही केमिस्ट्री किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। सच में। मतलब जहां आकार छोटा रखना हो लेकिन ऊर्जा की आपूर्ति लगातार और भरोसेमंद चाहिए, वहां इसका कोई मुकाबला नहीं था। सही कहा आपने। जहां परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव की कोई गुंजाइश न हो, वहां मर्करी बैटरी एक बेहतरीन विकल्प थी। इसका डिजाइन ही इसे इन खास कामों के लिए एकदम सही बनाता था। तो आज हमने मर्करी बैटरी के अंदर की दुनिया को समझा। हमने देखा कि कैसे जिंक और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बीच एक अनुशासित केमिकल डांस एक छोटा और स्थिर पावर हाउस बनाता है। यह सिर्फ एक बैटरी नहीं है बल्कि नियंत्रित रासायनिक ऊर्जा का एक शानदार उदाहरण है। और हमने ये भी देखा कि इसकी रासायनिक बनावट का सीधा संबंध इसके प्रदर्शन से है। जी। वो स्थिर वोल्टेज जो इसे इतना खास बनाता है वो सीधे सीधे उस रासायनिक समीकरण से आता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कभी खर्च नहीं होता। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सुंदर संगम है। बिल्कुल। यहाँ आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि बैटरी के काम करने के दौरान तरल पारा यानी लिक्विड मर्क्यूरी एक उप उत्पाद के रूप में बनता है, जो कि उस रासायनिक प्रतिक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। सही कहा। हमारे सोर्स हमें ये तो बताते हैं कि ये कैसे बनता है और क्यों ये बैटरी के लिए अच्छा है,
लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कौन सा सवाल? कि जब ये छोटी बैटरियां जो घड़ियों, सुनने की मशीनों और यहाँ तक कि पेसमेकर्स में इस्तेमाल होती थीं, अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती थी, तो इनके अंदर बनने वाले उस पारे का क्या होता था? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। हम सब जानते हैं कि पारा एक बेहद जहरीला पदार्थ है, तो इस बेहतरीन तकनीक का पर्यावरणीय पहलू क्या था? इस परफेक्ट परफॉर्मेंस की असली कीमत क्या थी?